जय माता दी। मैं एस के पाठक फिजिक्स क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, आप सबको आइडिया है ना। हमने पढ़ा था कि परिणामी सदिश का परिमाण ये होता है r बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा, और दिशा के लिए अल्फा यूज किए थे। tan अल्फा का सूत्र था b sin थीटा अपान a + b cos थीटा। याद आया? नहीं याद आया तो अच्छी बात है, और याद आया तो उससे और अच्छी बात है। मैं आशा करूंगा कि जब आप पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, और नहीं तो ये वीडियो आप लोग वो लोग न देखें जो पिछला वीडियो नहीं पढ़े हैं। ठीक है, इसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, और जो देखें तो आगे उसका मज़ा लीजिए पढ़ाई का, और अच्छे से कुछ करके दिखाइए। चलें, तो हमारा आज का जो मुद्दा है इन सब पे क्या करना है, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराने, है ना। फिर भी एक दो बार हम जो है पिछले वाले सूत्र को याद दिला दें कि जब दो सदिश, याद करो, जब दो सदिश क्या था, वेक्टर ए व वेक्टर बी एक ही दिशा में हों, एक ही दिशा में हों, when two वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, तो उसमें हमने पढ़ा था आर, वेक्टर आर का जो फार्मूला है वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर आया था, इनका जो रिजल्टेंट आया था, परिणामी आया था आर बराबर ए प्लस बी आया था, और उनके बीच का जो कोण है अल्फा, याद करिए, दिस विल बी 0। याद दिला रहा हूँ, रिकॉल। और इसके बाद जब दो सदिश, याद करो, वेक्टर ए और वेक्टर बी, याद आया, एक दूसरे के विपरीत दिशा में हों, याद करो, एक दूसरे के विपरीत दिशा में हों, पूरा लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिखा हूँ। when two वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर अपोजिट टू ईच अदर, तो क्या होता था, तो सर उस कहानी में याद करिए, यहाँ पर हमने कहा था कि थीटा की वैल्यू 0, यहाँ थीटा की वैल्यू, याद करो, अल्फा नहीं, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री बताए थे, और वेक्टर आर का फार्मूला याद आया था, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हो गया था। हालांकि इसको प्लस में लिख सकते हो, लेकिन परिणामी आया था ए माइनस बी, या वेक्टर आर का जो परिणामी आया था बी माइनस ए भी हो सकता है, डिपेंड की जो बड़ा है उसी की तरफ होता है। और यहाँ पर भी अल्फा का मान क्या होता है, 0। ठीक है, दो बातें याद दिला दिए सर। ठीक है, तीसरी बात भी याद दिला देती है। तीसरी बात हमने ये समझाया था कि यदि दो सदिश परस्पर लंबवत हों, यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर लंबवत हों, यस सर, याद आया, अगर लंबवत हों तो क्या होता है, इंग्लिश में बोलिए सर, when two वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है तो उनके बीच का एंगल याद आया सर, 90 डिग्री होता है, और उनका जो है हमने पढ़ा था, जो परिणामी सदिश आया था आर बराबर √a² + b² आया था। ये तो पाइथागोरस जैसा है, हाँ बिल्कुल पाइथागोरस है। और यहाँ पर ये जो परिणामी सदिश की दिशा आई थी वो tan इनवर्स थी b/a, याद आया? यस सर, वेरी गुड। तो ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए। और सबसे खास वाला फार्मूला जो है ये 12th के लिए यूज होता है, कक्षा 12वीं में, 11वीं वाले बच्चे, अक्सर मेरे पास 12वीं में बहुत सारे बच्चे न्यू आते हैं जो दूसरे के कोचिंग से पढ़ के आते हैं। उन बच्चों में मैंने बहुत बड़ी समस्याएं देखी है। मैं कई साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे लगता है 20 साल से ऊपर हो गया, और ये प्रॉब्लम मैंने बहुत देखा कि क्या पढ़ के आते हैं, आई डोंट नो क्या पढ़ते हैं और क्या बच्चे पढ़ के आते हैं। टीचर तो वही होगा, वो भी अच्छा पढ़ाता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टेक करते हैं। तो कहता है ये कि यदि दो सदिश हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों मान लो समान सदिश हैं, इक्वल वेक्टर हैं, व्हेन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल, ओके, दोनों क्या हैं बोलो, समान सदिश हैं, समान सदिश हैं, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों की दिशा एक ही ओर है। परिणाम हम दिशा बता चुके पिछले वीडियो में, बेटा लोग आप लोग देखो यार, देखो बेटा, तभी तो कुछ कर पाओगे, है ना। ये नहीं कि आलसी बने रहो, कहोगे सर वीडियो समझ में नहीं आएगा, तो समझने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हर आदमी मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, तब आगे चल के वो शिखर पे पहुंचता है, टॉप पे पहुंचता है। तो इसके लिए आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। तो यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों समान सदिश हैं, इफ टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल वेक्टर, यानी दोनों की दिशा समान हो। अच्छा, समान सदिश अलग है और समान परिमाण अलग है। अगर समान सदिश है तो थीटा का मान बेटा 0 हो जाएगा, थीटा का मान 0 हो जाएगा, ओके। और इस स्थिति में वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिमाण, वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण दोनों आपस में बराबर होंगे। मान लो इसको ए मान लेते, इसके लिए जो परिणामी सदिश बताए थे, परिणामी
तो आर बराबर याद है सर 2a cos थीटा बाई 2। तो थीटा का मान 0 हो गया और cos 0 का मान क्या होता है, cos 0 का मान 1 होता है, तो यानी 2a बचा, तो यानी r बराबर क्या होगा 2a। हालांकि ये सूत्र तब के लिए उपयोग बताया गया है कि जब दो सदिश परिमाण में समान हो। बेटा बच्चा लोग, मेरा बच्चा जाग जा, क्या कर रहा हूँ, यदि दो सदिश हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, मान लो समान सदिश हैं तो r बराबर होगा 2a, क्लियर। लेकिन अगर यहाँ सवाल होता कि यदि दो सदिश, ये लिख लिया ना, समझ में आया, रिवाइज कर लीजिएगा। और अगर दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी परिणाम में समान हो, सदिश ठीक है, ये यानी चौथी बात यहीं पर हम यूज करते हैं। चौथी बात को दोबारा रिकॉल करते हैं, जगह नहीं है, इसको इरेज करते हैं, है ना। चलिए इरेज करते हैं। बच्चा, हे बच्चा समझ लेना, ठीक है, सोते ना रहना यार। कि मैंने ये कहा कि यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी परिमाण में बराबर हो, परिमाण में बराबर हो, यहाँ पर दिशा और परिमाण दोनों बराबर था, यहाँ पर सिर्फ परिमाण बराबर है, दिशा की तो चर्चा ही नहीं किया भाया, कोई चर्चा नहीं किया है। इसका मतलब इनका कोण हमें मालूम नहीं है, तो नहीं मालूम है तो इसका सूत्र होता है परिणामी का परिमाण r बराबर 2a cos थीटा बाई 2। ये क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। पूरा का पूरा फिजिक्स में दो बार तीन बार पढ़ना पड़ेगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जब हम पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति 12वीं वाले बच्चे समझ जाएंगे। इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन या ब्रॉड साइड पोजीशन, सिंक है को एक्सियल पोजीशन, देयर आर मेनी नेम। ओके, तब के लिए फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में है, मैग्नेटिक फील्ड में है, तो दिस फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12। मैं जो बोल रहा हूँ हर बच्चा समझे, और जब समझेगा तो फायदे में आएगा, फायदे में आएगा तो कुछ नाम बनाएगा अपना भी और एसके पाठक का भी, ठीक है। ये वाला फार्मूला हम समझते हैं कि आप सबको याद होना चाहिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है। बाकी 11th के बच्चों के लिए अभी जो फार्मूले हमने आपको बोले वो याद रखना चाहिए। तो चलो, तो सर कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन हो जाए, लेट्स स्टार्ट। तो चलो इसको इरेज करते हैं और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोगों को मैं स्क्रीन पे लिख देता हूँ, तो आप लोग क्या करिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिएगा और फिर उसके बाद जो है इस पर बेस्ड क्वेश्चन करिएगा। तो चलें, तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिख देता हूँ, लिख गया, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्क्रीन पे लिखा है कि 4 और 3 परिमाण वाले दो सदिशों के परिणामी का परिमाण 1 है, तो उनके बीच का कोण क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, आपके सामने दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कितने परिमाण के हैं, एक का 4 है, एक का 3 है। मतलब अगर एक सदिश का परिमाण बोले तो वेक्टर ए का परिमाण, वेक्टर ए का परिमाण मान लो सपोज कितना है, प्रश्न में ए मान लो, बी मान लो, आप इसको जो भी मानना हो, मान लो क्या मान लिया ए, तो उसका मान कितना है ये आपको लिखना पड़ेगा, गिवेन है, गिवेन है, हिंदी में दिया है। और वेक्टर बी का परिमाण कितना दिया है सर, उसकी वैल्यू 3 दिया है। और देखो उसके परिणामी का भी परिमाण दिया है, बोलो तो अब वेक्टर आर का भी परिमाण दे रखा है, कितना दिया है, देखो 1 दिया है, दिख गया, हाँ दिख गया। तो अब हमारे पास ये सूत्र लिखा है, नहीं दिख रहा है, यस सर दिख रहा है। इस सूत्र में देखिए, इस सूत्र में रखिए तो आपको एंगल मिल जाएगा, क्योंकि भाई आर की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, तो सिर्फ थीटा ने पूछ रहा है, तो फिर सूत्र सामने लगाइए सूत्र। सर सूत्र पे रख देते हैं, पहले एक बार सूत्र लिख दीजिएगा, अच्छा बच्चा सूत्र लिखना चाहिए, पहले हम समझते हैं, आप लोग फार्मूला लिख लिए, ठीक है। अब मैं आर की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन में आपको सुनने के बाद फार्मूला लिखना है और लिखने के बाद ये आंसर लिखना है। चलिए शुरू करें। हाँ सर करते हैं। आर की वैल्यू रख दिया 1, आपने सुना ना मैं क्या कहा, फार्मूला लिख लेना, तब रखना। अंडर रूल लगाइए, ए की वैल्यू सर प्लस लगा है, लीजिए। बी की वैल्यू सर 3 लिखा है सर, फिर आगे प्लस 2ab, ए की वैल्यू 4 × 3, लो 4 × 3, आगे क्या लिखा है cos थीटा, तो थीटा तो दिया नहीं है, तो थीटा की जगह पे क्या रखेंगे सर, थीटा रखेंगे। अब स्क्वायर करके जोड़ देंगे, कर सकते हैं बिल्कुल, 4 चौकों 16 होता है सर, 3 त्रिकाई 9, 4 3 12 दूनी 24, 24 cos थीटा। और इस साइड में ये लो भैया होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 1।
16 9 25 होता है। ठीक है सर, 25 होता है, 25 कर दीजिए और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, दोनों साइड का होल स्क्वायर करिए। तो दोनों साइड का जब होल स्क्वायर करेंगे तो दोनों पक्षों का, हिंदी वालों, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने पर लिख लेना। तो 1 हुआ और 16 9 कितना हो गया? 25 हुआ सर, 24 हुआ सर, cos थीटा हुआ सर। जो लिखा लिख दिया भैया। ये देखो ना यार, 16 9 25, टाइम वेस्ट न करो। हाँ बैठे हो, इस मुँह देख रहे हो, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। कृपया कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा और फटाफट मेरे से जल्दी कोशिश कीजिए, मेरे से फास्ट बनाने की कोशिश कीजिए, सोइए नहीं, जागिए। हाँ सर इधर आया तो माइनस हो गया, लीजिए आगे क्या बचा सर? 24 cos थीटा बचा, ये माइनस हो जाएगा तो -24 हुआ, ये डिवाइड में हो जाएगा। अच्छा आगे क्या लिखा है? cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू सर कितनी हो गई? 24 बन जा 24, -1 हुआ। cos थीटा की वैल्यू -1 होती है। ASTC जाइए, ASTC से cos की वैल्यू यहाँ पर निगेटिव होती है, यहाँ पर निगेटिव होती है। तो 100% थीटा की वैल्यू क्या होगी? 180 डिग्री, क्योंकि cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। क्या आप लोगों से बन जाएगा क्वेश्चन? बिल्कुल बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आपके स्क्रीन पे, देखिए। और क्वेश्चन में लिखा क्या है उसका आंसर देखते हैं। तो पहले तो क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है वेक्टर A प्लस वेक्टर B का इक्वल वेक्टर, ठीक है, और दोनों के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो है उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल है वेक्टर R के। तो मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर R स्क्वायर हो तो वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का कोण ज्ञात करना हो। तो बेटा गिवन है इंग्लिश में, इफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B इक्वल टू वेक्टर R एंड A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर R स्क्वायर मैग्नीट्यूड में है, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। चलिए सोल्यूशन देखते हैं भाई। सोल्यूशन बहुत सरल है, सोल्यूशन हिंदी में है ना, हल। तो भाई जो गिवन है उसका तो यूज कर लें, जो गिवन है उसका यूज कर लें। तो क्या गिवन है? ये दिया है और ये दिया है। अभी हमने सूत्र फार्मूला पढ़ा, रिजल्टेंट का फार्मूला होता है, क्या होता है? कैन यू से? यस सर, बोलते जाओ, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, परंतु आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि जो बच्चा कॉपी पेन लेके बैठा वही उसी से बनेगा, और जो सो रहा है उससे कुछ नहीं बनेगा। कैन यू स्क्वायर बोथ साइड? हाँ सर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो करिए दोनों पक्षों का वर्ग, तो R स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। सर यस सर, कैन यू? यस, ये लो R स्क्वायर माइनस इधर आया तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो इधर क्या बचा सर? 2AB cos थीटा। अरे पक्षांतरण कर दिया हिंदी मीडियम वालों। क्या कह रहा है कि इसको इधर ला दिया तो प्लस माइनस लगा दिया, दोनों को ब्रैकेट लगा के चुपचाप इसको उतार दिया। अब देखो तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की जगह पर क्या लिखा है? R स्क्वायर लिखा है। तो फिर रख दीजिए ना, बैठे काहे हो? R स्क्वायर माइनस इसकी जगह पर R स्क्वायर बराबर क्या लिखा है? 2AB cos थीटा। तो यहाँ आप लिख देना गिवन है सिंस A R स्क्वायर, यहाँ लिख देना कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर विल बी R स्क्वायर, विल बी का है इज R स्क्वायर। तो ये दे रखा है R स्क्वायर से R स्क्वायर क्या होगा? ये भाई ये cos थीटा लिखा है, का गिना लिख दिए सर। हाँ गिना तो लिख दिए हैं। R स्क्वायर से R स्क्वायर घटाइए 0 आएगा। क्या बचा इसके पहले सर? बचा 2AB cos थीटा। इनका प्रोडक्ट 0 है तो बेटा 2 इज कांस्टेंट, इट कैन नॉट बी 0। AB नहीं 0 हो सकता क्योंकि आई डोंट नो A और B की वैल्यू 0 होगी। अगर 0 होगी तो फिर ये स्क्वायरिंग नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि ये 0 नहीं तो ये 0। तो लो भैया या करके लिखो cos थीटा विल बी, cos थीटा की वैल्यू 0 तो थीटा की वैल्यू क्या सर? सर 90 होता है सर। अगर थीटा की वैल्यू देखेंगे तो थीटा की वैल्यू 90, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। ओहो 90 हुआ। अभी हमने पढ़ा, अभी 2 मिनट पहले पढ़ा कि यदि दो वेक्टर परस्पर लंबवत हों, इफ टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यदि दो सदिश परस्पर लंबवत हों तो वो क्या होते हैं? उनके बीच का कोण 0 होता है। यानी दोनों सदिश के बीच का कोण क्या है बोलो? 90 डिग्री है, दोनों सदिश परस्पर लंबवत हैं। इस क्लियर? ठीक है। तो कैन यू डू? यस सर। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ और मिटाने के लिए कट कर देता हूँ, राइट है, ताकि क्वेश्चन नंबर 3 लिखने हो। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या? देखिए आप लोगों को सामने लिखा है, देखो लिखा √3 न्यूटन और √3 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो बल है ना किसी बिंदु पर 30 डिग्री के कोण पर कार्य करते हैं, उन बलों का परिणामी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इंग्लिश में कहा जाए कि एट अ पॉइंट √3 न्यूटन एंड √3 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, टू फोर्सेस आर एक्टिंग, देन व्हाट इज इट्स रिजल्टेंट।
तो पूछ रहा है इसका रिजल्टेंट क्या होगा, है ना। ओके, तो भैया पहली बात तो आप लोगों को सोल्यूशन बन जाएगा, है ना। मैं इसके बाद कुछ क्वेश्चंस टाइप कर दूंगा स्क्रीन पे, तो आप लोग घर से होमवर्क रहेगा करके देखिएगा। पहले इसका मैं हल बता देता हूँ, ठीक है। मेरे से ऐसा लगता है कि आप लोगों को समझ जाएगा। सर ये ए है, ये बी है और वो एंगल है ना। तो आर का फार्मूला सीधा सीधा पुट कर दीजिए। अगर मैं इसको F1 मानूँ, लेट ये F1 है √3 न्यूटन। F ही क्यों माना सर? क्योंकि फोर्स को F से लिखते हैं। आप ए से भी लिख दोगे तो टीचर नंबर नहीं काटेगा। तो ये गिवन है, हमेशा लिखना चाहिए, दिया है, गिवन है। ओके, F2 की वैल्यू कितना है बोलो सर? 3 न्यूटन है। ओके, ये भी दिया। हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखें। और एंगल बिटवीन देम इज सर 30 डिग्री है। तो रिजल्टेंट का फार्मूला अगर R बराबर, ध्यान देना, अगर ए बी लेट किए होते a² + b² + 2ab cos थीटा लिखोगे, और F1 F2 लिखो तो क्या लिखोगे सर? F1² + F2² + 2f1 F2 cos थीटा। हाँ, तो सर R को भी R न लिख के F लिख दीजिए। चलो, कहते हो तुम लोग कि R को R न लिख के क्या लिख दीजिए? F। तो हम F मान सकते हैं। रिजल्टेंट है, सूत्र को देख के कंफ्यूज न हो। ये भाई a² b² + 2ab cos थीटा लिखा इन √AR बराबर, ठीक है। दिस इज फार्मूला, यहाँ लिख देना गिवन से। तो भाई ए, अब वैल्यू पुट कर लो। चलो जल्दी करो, सबसे फास्ट कौन करता है? ये लो √3 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है? 3 का स्क्वायर, ठीक है। 2 इसकी वैल्यू है √3, और फिर ये 3, फिर ये क्या है बोलो? cos, और ये हो गया 30। चलिए स्पीड बढ़ाइए। √3 के स्क्वायर, 3 3 जा, अच्छा 3 2 जा 6 √3। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 शायद। क्या आप लोगों को मालूम है? यस सर, 2 3 जा, और √3 के स्क्वायर कितना होता है सर? 3 होता है। 9 3 12, 9 3 12, और ये देखो √3 के स्क्वायर 3 और 3, ध्यान दो, √3 2 बार आया। अच्छा, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, यहाँ देखो √3 का √3 से गुणा 3 हो जाता है। अच्छा, अब पहले भी 3 है, तो 3 3 जा कितना सर? 9 हो गया। अच्छा, 9 12 9 कितना होता है? 12 9 21 होता है, 21 कितना होगा? 4 चौको 16 और 5 25, तो 4 से ज़्यादा और 5 से कम, लगभग आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा तो 4.58 न्यूटन आएगा। तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वैल्यूज पुट कर लेंगे, मैं ऐसा करता हूँ। तो 4.58 न्यूटन इज द आंसर। दिस इज व्हाट? रिजल्टेंट। ओके, तो कैन यू गिव डायरेक्शन सर? यस, या व्हाई नॉट। डायरेक्शन के लिए तो आप लोगों को खूब पढ़ाया। क्या डायरेक्शन के लिए फार्मूला है सर? डायरेक्शन को हिंदी में दिशा बोलते हैं, उसका फार्मूला है थीटा बराबर, किसी को नहीं याद हो तो b sin थीटा अपान a + b cos थीटा होता है। तो b का नाम तो आपने F2 लिखा है, वो देखो वो लिखा है F2 sin थीटा। a की वैल्यू क्या है सर? F1 है, F2 cos थीटा। चलिए F2 की वैल्यू पुट कीजिए सर, थीटा की वैल्यू पुट कीजिए सर 30। F1 की वैल्यू पुट कीजिए। F1 की वैल्यू तो √3 है सर, प्लस F2 की वैल्यू देखिए सर 3 है, cos सर cos 30। चलिए देखते हैं किसकी वैल्यू फास्ट आती है। cos 30 की वैल्यू बोलो सर 1/2, यही होता ना? यस, वेरी गुड। √3 को रहने दीजिए, √3 को रहने दीजिए। cos 30 की वैल्यू सर √3/2। ओके, √3/2। इसका मतलब ये है कि अब आप लोगों को यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। कैन यू डू? यस सर। ये देखो 2 का यहाँ करोगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा 3/2/2। देखो ना, ध्यान दो, जो हिंदी मीडियम वाले बहुत सारे बच्चों को बड़ी समस्या होती है, हम देख चुके हैं, पढ़ाते पढ़ाते बहुत दिन से परेशान हो चुके हैं। 2 का गुणा यहाँ से करेंगे 2√3, और यहाँ देखो पहले से 3√3, और डिवाइड में कितना हो गया 2। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कितना बचेगा? ऊपर बचेगा 3, और ये 2 3 कितना होता है सर? 5, और ये कितना हो गया बोलो? √3 हो गया, √3। अब देखो, हमने अभी ऊपर बताया 2 मिनट पहले कि भाई कहीं लिखा था, देखो √3 गुणे √3 बराबर 3 होता है। तो इसका मतलब है कि इस 3 को लिख सकते हो √3 गुणे √3, कर सकते हो? बिल्कुल सर कर सकते हैं, √3 गुणे √3 करिए। तो देखो कहते हैं तो √3 गुणे √3 लिख देते हैं, अब बटे में 5 √3 लिख सकते हैं, समझ गए ना? ये देखो √3 गुणे √3 3 हो गया, यानी 3 की जगह पर हम उल्टा √3 लिख सकते हैं सर।
√3 कट गया तो कितना बच गया? बच गया क्या? √3/5। अब √3 की वैल्यू होती है 1.732। कितनी होती है? 1.732। डिवाइड में क्या कर दो बोलो सर? 5 भाग देते बन जाएगा। बिल्कुल, अब इतना तो 11वीं में आ गए हैं। लो भाई 0 जा 5 3 15, 5 3 जा 15, बचा 2 तो 23, 5 4 जा 20, अब बचा 3 तो 5 6 जा कितना बोलो? 30। तो 0.346 ये थीटा की वैल्यू आ रही है, राइट है। तो लिखिए, यानी यहाँ पर थीटा की वैल्यू हो गई है। अब ये वैल्यू जो है देखो एक टेबल दी होती है, उस टेबल से हम लोग उसकी वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। ये इसकी वैल्यू जो है नियरली आपको बताऊँ 19 डिग्री के करीब होती है ना। तो 19 पॉइंट कुछ दे रखा है बुक में, 19 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों से बन जाएगा थीटा की वैल्यू 19 डिग्री 6 मिनट। तो दिस इज आंसर। कैन यू डू? यस सर, व्हाई नॉट। एक बार हम फिर जल्दी जल्दी फास्ट बताते हैं, देखना बल। ये लो, ये है बेटा √3 और 3 के दो बल हैं, 30 डिग्री के कोण पर कार्य कर रहे हैं, उनका रिजल्टेंट पूछ रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम ए और बी भी मान सकते थे। F1 F2 मान लिया, थीटा मान लिया, फार्मूला यही है a² + b² + 2ab cos थीटा। ए की जगह पर कितना हो गया? F1 मान लिया, बी की जगह पे F2 मान लिया, वैल्यू पुट करते बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। यहाँ देखो √3, एक समस्या मैंने देखा है बहुत बच्चों में कि √3 वगैरह देख करके, रूट वगैरह देख के बड़े कन्फ्यूज होते हैं। √3 है, पावर है, ऐसी वैल्यू को देख के बड़े कन्फ्यूज होते हैं। कृपया थोड़ी सी मैथमेटिक्स सुधारिए। तो भाई √3 के स्क्वायर 3 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, कुछ नहीं चुपचाप उतार दिया, 3 दूना 6 और cos 30 की वैल्यू √3/2, √2 कैंसिल हो गया, 2 3 जा, ये आ गया। तो ये देखो √3 देखो √3 गुणा 3 और 3 3 जा कितना? 9 और 9 12 9 21 का अंडर रूट आ गया 4.58। अब ये कैसे आता है? तो ये बहुत छोटा बच्चा भी जान जाता है कि कैसे आता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर कैसे आ गया? भाई यहाँ पेयर में लेकर के सोल्यूशन करते हैं, इसके बाद ऐसे डबल जीरो लगाते हैं, याद करो, है ना। 8वीं गणित में थे। और यहाँ उसका वर्ग करते हैं, जैसे 4 करो, जो चीज़ यहाँ लोगे उसी गुणा का वर्ग। तो यहाँ 4 लिखा तो 4 ये नीचे भी लिखते हैं। और 4 चौको 16, अगर 5 करते 25 ज़्यादा होता, 4 चौको 16, लो यो बता देते हैं 16। यहाँ घटाने के तो ये कितना आ गया? 5। और यहाँ पर गुणा नहीं करते, यहाँ जोड़ देते हैं, ध्यान देना। और इसके बाद ये पॉइंट आया तो यहाँ भी पॉइंट लिखेंगे, और जैसे पॉइंट हटाया तो यहाँ डबल जीरो लिखोगे। अब यहाँ पर जो भी डिजिट लोगे उसी का गुणा करोगे और वही यहाँ लिखोगे। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा 5, क्या लिखा बोलो? अगर 6 करते तो 8 6 48, और यहाँ पर ज़्यादा हो जाता, चेक कर लो। अगर 6 लिखते तो 6 6 6 36, 6 हाथ के 3 और 6 8 48 48 49 50 55, ये लो 516 हो गया। यहाँ 500 ही है, इसका मतलब 6 जा नहीं जाएगा, तो कितना जाएगा सर? 5 जाएगा। तो ये अब जो भी यहाँ है उसी का मल्टीप्लाई देखो, 5 5 जा सर 25, 5 5 जा 25, 5 8 40, है ना। तो लो 40 हो गया, आई थिंक समझ गया। 40 2 42, तो घटा लोगी तो ये आपका कितना हो गया बोलो सर? 5 हो गया। ये कितना हो गया सर? 7 हो गया, उसको चला गया। लेकिन यहाँ पर जुड़ जाता है, 5 5 10 8 1 9 90 हो जाता है। आपको बताया हूँ, इधर ऐड होता है, इनका मल्टीप्लाई इधर लिखते हैं, तो फिर 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो मेरी बात समझ में आ रहा होगा। अगर आप यहाँ देखो तो ये लगभग 8 जा रहा है। अगर 9 जा करोगे तो 9 9 81 ज़्यादा हो जाएगा, 8 9 72 तो 70, सही है, बिल्कुल सही है। तो 8 जा, ये देखो 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो 8 8 जा 64, ठीक है। और 8 9 जा 72, यानी 8 8 64 और 8 9 72, देखो घटाओगे तो बिल्कुल लगभग। तो ये वैल्यू लगभग 4.58 आ रही है। ये देखो 4.58। जिन बच्चों से अंडर रूट निकालते नहीं बनना, ये तरीका है। हमेशा 2 का ग्रुप लीजिए और दशमलव लगा करके 2 2 जीरो चढ़ा दीजिए, और ध्यान दीजिए जो भी संख्या लेंगे उसका गुणा उसी से करेंगे, और ऐसा कि उससे ज़्यादा ना हो। अगर 5 लिया तो 5 5 25 ज़्यादा ना हो जाएगा, इसलिए 4 लिया और यहाँ लिख देंगे। लिखने के बाद इनको जोड़ देते हैं, न कि सर यहाँ भी गुणा करते हैं, यहाँ पर भी गुणा करते हैं और इसको घटा लेते हैं। फिर 2 जीरो उठा दिए, नीचे रख दिया। फिर इसके बाद इसका क्या किया, जो अगली डिजिट लोगे फिर वही डिजिट का नीचे भी गुणा करेंगे। ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे अगर हम 6 लेते तो देखो 8 6 लिया तो 6 का इन दोनों से गुणा करेंगे, 516 हो रहा है, जबकि 500 ही है। इसका मतलब 6 ने लेके 5 लिया, और 5 लिया तो 5 के ही नीचे गुणा भी करेंगे। तो ये 5 यहाँ लिख दिया, देखो 425 आ गया। और इन दोनों को फिर जोड़ देते हैं, जैसे यहाँ ऊपर की, और जोड़ने के बाद फिर कोई डिजिट लेंगे तो जो डिजिट लेंगे उसी का नीचे गुणा भी करेंगे। बार बार कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखेंगे और इनका जोड़ नीचे लिख लेंगे। ये स्टेप चलता जाएगा। ये देखो इस तरह से, ये मैंने एक आपको फार्मूला बता दिया कि कैसे अंडर रूट से निकालते हैं। चलिए समझ गए होंगे, और जो ना समझे होंगे तो बताना कमेंट करके।
तो लो क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर रहा ये चौथा। अब कह रहा है व्हाट इज गिवन, गिवन है कुछ नहीं, दो सदिश हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी और उनकी प्रॉपर्टीज पूछ रहा है कि गुण क्या होंगे, के गुण क्या होंगे। और ये दो शर्त है। शर्त नंबर यहाँ पर ध्यान से देखिए, शर्त नंबर फर्स्ट शर्त ये है कि यदि दोनों के वेक्टर का सम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, देख रहे हो इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और इधर मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं, बिना मैग्नीट्यूड के इक्वल है ये, तो दोनों के गुण क्या होंगे। सर यहाँ दो सदिशों का योग करने के बाद इनका परिणामी निकाला गया है, इनका अंतर करके परिणामी निकाला गया है और यहाँ बिना परिणामी के ही बराबर कर दिया गया है। तब पूछ रहा आपसे कि व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, आपको बताना है ए और बी के गुण क्या होंगे। तो चले शुरू करें अंताक्षरी लेके हरि का नाम। लो भैया हल करते हैं, हल 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 प्रॉपर्टीज़ का पता लगाते हैं। प्रॉपर्टीज़ कैसे कैसे हो सकते हैं, तो हमने बताया शुरू में वीडियो में, देखो या तो दोनों समांतर होंगे, दोनों परस्पर लंबवत होंगे, और ये अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं तो 180 डिग्री हो सकता है। और क्या हो सकते हैं, दोनों समान सदिश के हो सकते हैं, या कोई एक जीरो हो सकता है, कोई प्लस हो सकता है, माइनस, कुछ भी गुण हो सकता है। ये आपको पता लगाना है, यही है गुण, गुण लगाना है पता ना। तो चलो शुरू करते हैं गुण का पता लगाने के लिए। पहले तो पहले सवाल को हल करते हैं। तो भाई मेरे मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी, अच्छा ये मॉड आ गया, जैसे मॉड आ गया तैसे आपको फार्मूला याद करना है जो शुरू से पढ़ाते आ रहे हैं। सर इसका फार्मूला आपने पढ़ाया था, अंडर रूट लगाइए, गुड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सर कॉस थीटा, वेरी गुड बेटा, ऐसे याद होना चाहिए, जैसे याद होता है तभी बन जाता है। आज जिनको नहीं याद हो रहा हो वीडियो पिछला नहीं देखे होंगे तभी कहेंगे सर समझ में कैसे आए। बराबर ये दोनों के बीच में माइनस है, तो माइनस है तो इसका मतलब है कि ए माइनस बी का, यानी दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत थे। अच्छा तो फार्मूला में विपरीत थे तो हमने पढ़ाया था 180 cos 180 डिग्री, वेरी गुड। जो बच्चा देख समझ रहा है बहुत होशियार लड़का है, इसका मतलब है वो मेरी बात को बिल्कुल नोटिस किया। तो उसका फार्मूला होता है माइनस में, यहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ प्लस हो जाता है। दोनों पक्षों को वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, कैन यू डू, यस सर। ये लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, सर उधर भी लिख दें, लिखो ना, मना कौन किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, क्या आप लोगों से बन जाएगा, यस सर। स्क्वायर कर दिया दोनों साइड से तो अंडर रूट खत्म हो गया। अगर स्क्वायर करने के बाद अंडर रूट खत्म हो गया तो देखो ए स्क्वायर इधर प्लस में, इधर ए स्क्वायर भी प्लस है, इधर आ गया तो कट जाएगा, तो मैं यही डायरेक्ट काट दूँ, लीजिए बी स्क्वायर इधर आ गया, यस सर ऐसे ही है। लेकिन अब ये नहीं कटेगा क्योंकि ये माइनस वाला इधर आ गया तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस होगा तो ये देखो 2ab cos थीटा, और माइनस वाला इधर है तो 2ab cos थीटा, माइनस था तो प्लस हो गया, अब बराबर उधर क्या बचेगा 0, 2 कितना होता है बराबर 0। अभी मैंने 2 मिनट पहले सेम इसी तरह प्रॉब्लम बताया, वैल्यू बदल गई कि भाई ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में, आपस में मल्टीप्लाई में, तो ये तो 0 नहीं, ये 0 नहीं, ये नहीं 0, तो क्या बचा सर cos थीटा बचा, cos थीटा की वैल्यू 0। अच्छा अभी क्वेश्चन पीछे कराया सर 90, तो थीटा विल भी, देखा गुण निकल गया, क्या गुण निकल गया कि सर वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, और इनके बीच का कोण क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। तो अगर दोनों 90 डिग्री हैं, परस्पर लंबवत हैं, तभी ये गुण शो करेंगे, तभी उनके जोड़ का मैग्नीट्यूड और उनके अंतर का मैग्नीट्यूड बराबर होंगे। क्लियर हो गया, यस सर, कैन यू डू, यस सर। पहले एक बार इसको लिख देना, इसका होल स्क्वायर ये फार्मूला होता है रिजल्टेंट का, या माइनस है तो माइनस हो जाता है फार्मूले में, और बर करके जो कटे काट दिया cos थीटा की वैल्यू, ये पहला आ गया। अब इसी में दूसरा, हाँ भाई उस वाले को तो आप लोगों को इसको मिटाने की जगह नहीं है, मिटाने की तो जगह है, मिटा दूंगा मैं, इसी में कर देता हूँ ऐसे, है ना, लिख दूँ, देख बेटा यहाँ कहाँ पर लिख देता हूँ, लो यहाँ लिख देता हूँ, समझदार बच्चे हो। देखो यहाँ पर इसको, ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर मॉड नहीं लगा है, मॉड नहीं लगा, ये माइनस बी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा,
और ये वेक्टर ए उधर जाएगा तो क्या होगा, लो तो मैं इसको वेक्टर बी को इधर लाया और ये वेक्टर बी पहले से था, ए उधर से ये देखो ट्रांसपोज हुआ तो माइनस वेक्टर ए हो गया। देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी सेम मैग्नीट्यूड के हैं, घट के 0 हो जाएगा। यहाँ जुड़ के कितना हो गया सर, 2 वेक्टर बी हो गया। 2 तो 0 हो नहीं सकता, तो कौन 0 होगा सर, वेक्टर बी 0 होगा, यानी इसका मैग्नीट्यूड भी 0 है सर। डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होगी। आर्बिट्रेरी क्या होता है, स्वैच्छिक। तो ये देखो दूसरे सवाल का दूसरा जवाब, मतलब इसमें एक वेक्टर बी बराबर 0 होगा तभी उनका ऐड उनके डिफरेंट के बराबर होगा, है ना। मतलब दोनों सदिश का योग दोनों सदिशों के अंतर के बराबर होंगे। जब एक सदिश शून्य होगा, तो जब शून्य होगा तो ये शून्य है, ये शून्य है, तो ए बराबर है। नहीं तो नॉर्मल आप दो सदिशों को जोड़ भी दो और वही दोनों सदिशों को घटा दो और फिर बराबर हो जाए तो असंभव है। तो असंभव को संभव करने के लिए फिजिक्स में प्रॉपर्टी है 1 0, क्या हो 1 0 तभी हो सकता है। तो चलिए ये सवाल हुआ आपके सामने। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल आ रहा है। पर उसके बाद ये न्यूमेरिकल कराने से पहले मैं एक अगला टॉपिक आपको पढ़ा देता हूँ, फिर उसके बाद चलता हूँ कहाँ बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और पहले हम अगला एक टॉपिक पढ़ा देते हैं। देखो बेटा, हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था त्रिभुजों के सदिश योग का नियम, याद आया? यस। तो इसी तरह से बेटा योग के लिए एक और नियम है, नियम तो और 2 हैं पर दूसरा नियम एक है समांतर चतुर्भुज का नियम, हाँ, पैरेललोग्राम लॉ। इसको भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो क्या होता है रूल, उसको समझिए, है ना। देखो बहुत सिंपल है, इसको बोलते हैं सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। आप लोग लिखेंगे सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। मैं शॉर्टकट लिख दे रहा हूँ, समांतर चतुर्भुज नियम। आप अंग्रेजी में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, वेक्टर एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम लॉ। यानी हिंदी में लिख दिया, है ना, कि सदिशों के योग का कौन सा नियम बोलो सर? समांतर चतुर्भुज का नियम। क्या नियम है? देखो बहुत सिंपल सा है नियम, आप लोग समझने की कोशिश है। पिछला जो त्रिभुज वाले और चतुर्भुज में अंतर क्या है, इसको समझना। और इनका परिणामी निकालने का, परिणामी जो इस फार्मूले का होता है समांतर चतुर्भुज से और त्रिभुज से नियम सेम रहता है, सेम फार्मूला, सेम एक्टिविटी, फिर नियम भर अंतर होता है। क्या अंतर होता है ये समझाता हूँ। तो बेटा मान लो हमारे पास 2 सदिश हैं, 2 सदिश हैं और दोनों सदिशों को परिमाण और दिशा में हम किसी समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाओं द्वारा व्यक्त करें, 2 संलग्न भुजाओं द्वारा व्यक्त करें, तो जो उनका परिणामी सदिश होगा, जो उनका परिणामी सदिश होगा, उन 2 सदिशों को जिससे वो जुड़ रहे हैं उससे जुड़ने वाले विकर्ण से के अनुदिश होगा, जो उनके कटान बिंदु से होकर के जाता है। यानी इंग्लिश में कहोगे कि इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट्स टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, 2 साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, देन इट्स रिजल्टेंट इज इट्स डायगोनल विच इज इंटरसेक्टिंग इट। तो इसका मतलब ये है कि भाई मेरे समझो, जैसे मान लो हमारे पास ये एक वेक्टर है और एक वेक्टर और है, ये लो वेक्टर बी, लेकिन दोनों में ध्यान देने वाली बात है, पिछले वाले में बताया था कि त्रिभुज में इनका क्रम 1 हो, इसमें क्रम का नियम नहीं है। देखो हम दोनों का अंतर समझाते हैं। जैसे मान लो ये तुम्हारा वेक्टर ए है, तो आप कहोगे वेक्टर ए के समांतर और बराबर वेक्टर OP खींचा। लेट ड्रॉ वेक्टर OP इक्वल एंड पैरेलल टू वेक्टर ए, है ना, समान सदिश है तब आप खींच सकते हो। अच्छा, फिर इसके लिए इसको भी समांतर खींचा, ये देखो, ये लो तुम्हारा क्या हो गया बोलो, वेक्टर बी। क्लियर है मेरी बात को समझना? यहाँ ना लिख के थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, ये हो गया दिस इज वेक्टर बी। प्लीज़ समझना, ये बड़ी साइड नहीं है, चलो छोटी साइड बना देते हैं। इस क्लियर? ये हो गया तुम्हारा वेक्टर ए और रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर OP। देखो बेटा पिछले वाले में, त्रिभुज वाले में क्या था कि 2 सदिशों को एक ही क्रम में व्यक्त किया गया था। प्लीज कंसंट्रेट होइएगा, उसमें 2 सदिशों को एक ही क्रम में था, इनमें एक ही बिंदु पर 2 सदिश है, इनके क्रम भिन्न भिन्न है, बस इतना अंतर है चतुर्भुज और त्रिभुज में।
तो क्या होगा, अगर दो सदिश हैं और दोनों के क्रम मान लो अलग अलग है, तब हम इसका उपयोग करते हैं। और अगर एक ही हो, जैसे इसी को हम त्रिभुज को भी 1 मिनट सीन दिखाते हैं, अगर ये तुम्हारा वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ध्यान दीजिएगा प्लीज, तो परिणामी सदिश ये होगा। अगर ये दो सदिश एक ही क्रम में हैं तो रिजल्टेंट ये होता है त्रिभुज में। लेकिन अगर इसमें अलग अलग हो, ये देखो ये एक वेक्टर एक ही क्रम में नहीं है, इसमें इस वाले में देखो इसका अलग डायरेक्शन, इसकी अलग डायरेक्शन है, तब हम समांतर चतुर्भुज लगाते हैं। तो क्या करेंगे, इसके पैरेलल यहाँ ड्रॉ कर देंगे, इसके पैरेलल यहाँ ड्रॉ कर देंगे। कैन यू डू? यस सर। तो इसका नाम OP कुछ दे दो, OP Q मान लो S दे दिया, क्लियर है। और ये जो डायरेक्ट रिजल्टेंट है ये इनका डायगोनल होगा, हिंदी में बोलेंगे विकर्ण। ये लो, ये हो गया इनका, बोलो क्या, रिजल्टेंट, दिखा दिया, नाम दे दो वेक्टर R। और अगर यहाँ A और B के बीच का कोण, जैसे पिछले वाले में A और, याद करो A और B के बीच का कोण थीटा था, ये वेक्टर B है वेक्टर A के बीच का कोण थीटा है, ये वेक्टर B और वेक्टर A है, इनके पूरे का कोण है थीटा, याद रखना वही सेम अंतर है। और यहाँ R और A के बीच का एंगल है अल्फा, तो यहाँ R और A के बीच का एंगल है अल्फा। थोड़ा सा समझिएगा, एंगल सेम है, सेम प्रॉपर्टी है, बस व्हाट इज डिफरेंट, डायरेक्शन। जो समझदार बच्चा होगा समझ लो, जो बच्चा नहीं समझ में आ रहा है एक बार दोबारा बोल देते हैं। बेटा दो सदिशों को जोड़ना है, जोड़ने में सवाल को ध्यान से देखना कि अगर दोनों एक ही क्रम में होंगे तो त्रिभुज का नियम लगाना, और अगर विपरीत क्रम में होंगे तो समांतर चतुर्भुज का नियम लगाना। इफ टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन you should to use triangles law, but if two triangles are acting in different direction at a point, then you should to use what, parallelogram law of vector addition। is clear? I think समझ गए होंगे। तो यानी आप लोग शुद्ध हिंदी वाले समझो कि यदि दो वेक्टर एक ही क्रम में हैं तो त्रिभुज, दो वेक्टर विपरीत क्रम में हैं तो समांतर चतुर्भुज। अब बाकी परिणामी सदिश निकालने का वही सूत्र है। अब यहाँ पर भी देख लो, जैसे यहाँ थीटा क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का एंगल है। यहाँ देखो ये थीटा जो है, ये देखो ये है थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, ये डायरेक्शन है, किसके किसके बीच का एंगल है सर, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है थीटा, और वेक्टर आर वेक्टर ए के बीच का ये अल्फा। यहाँ पर भी है वेक्टर आर वेक्टर ए के बीच का, और जो रिजल्टेंट आता है, याद आया, ऐसे यहाँ भी ड्रॉ करेंगे, ऐसे यहाँ भी ड्रॉ किए थे, इनका भी रिजल्टेंट बेटा ध्यान दो वही रहेगा फार्मूला सर, A² + B² + 2AB cos थीटा। इसमें भी जो R आएगा इसका भी R सेम रहेगा, इसमें भी सर अल्फा, जैसे tan अल्फा निकालते थे, याद आया, हाँ सर, क्या था फार्मूला, B sin थीटा डिवाइडेड बाय A + B cos थीटा। आई थिंक समझ गए। तो मतलब आपको हमारा मेन मोटिवेशन क्या था, हमारा मेन मोटिवेशन था कि दोनों को आपको ये अलग अलग करते बन जाए कि अगर कोई क्वेश्चन में ऐसा दिया जाए कि सेम डायरेक्शन में होगा तो ट्रायंगल्स लॉ लगाएंगे, अगर डिफरेंट डायरेक्शन होगा तो क्या लगाएंगे सर, पैरेललोग्राम लगाएंगे। सर कोई क्वेश्चन से समझाइए ना सर। चलिए कोई क्वेश्चन से समझाते हैं, क्वेश्चन से समझाते हैं, प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत बढ़िया टॉपिक है। तो ये एक तरीके से समझाते हैं, इसका उपयोग देखो, इस ट्रायंगल लॉ का यूज यू कैन नॉट यूज इन द डिफ्रेंशिएशन डिफरेंट फॉर टू वेक्टर। शुद्ध हिंदी में कहा जाए, अगर हम त्रिभुजों का यूज करें, सदिश के योग का त्रिभुज का नियम का उपयोग करेंगे, हम सिर्फ जोड़ने का नियम निकाल सकते हैं। हमने बोला नहीं था कि सदिश में घटाने का नियम नहीं है, हाँ सर आपने बोला था, तो फिर जब घटाने का नियम नहीं है तो घटाने का नियम तो फिजिक्स में बनाना पड़ेगा भाई, हम फिजिक्स वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आई कैन मेक एनी थिंग्स। तो चलिए मेक करते हैं ना। तो फिर आपको बता दूं कि अगर ट्रायंगल्स लॉ है तो ये जो फार्मूला है वो घटाने में उपयोग में नहीं आता, लेकिन ये वो जो फार्मूला है सामने लिखा है ये घटाने में काम करता है, मतलब दो सदिशों को घटाने के लिए काम कर सकता है, पर ये वाला नहीं कर सकता। ये पहला अंतर बता दिया, नहीं सुनाई दिया, फिर से बोल देता हूँ कि बेटा अगर दो सदिशों को घटाने का नियम, जैसे घटाने का सर नहीं आया तो घटाने का, जैसे मान लो एक वेक्टर ए है, ये माइनस वेक्टर बी है, इसको हल करने के लिए ये विधि नहीं चलती, फिर ये वाली चलती है। कैसे चलती है हम 2 मिनट में बता देते हैं। दिस लॉ इज नॉट अप्लीकेबल फॉर ओके डिफरेंस बिटवीन टू वेक्टर। दो सदिशों को घटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ समांतर चतुर्भुज का नियम लगता है, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर। देखा कैसे फायदा आ गया, हर चीज़ का अपना फायदा है सर। फार्मूला यही रहेगा, फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, चेंज करके दिखाते हैं, क्लियर। इस फार्मूले का देखो हम इसमें कैसे यूज करते हैं, तो देखो कैसे ये फार्मूला बदल जाता है, ये नहीं करता। चलिए इरेज करें, यस सर इरेज करते हैं।
मान लो ये दिया जाए, इसको कहते हैं, इसी को निकालते हैं। सपोज मुझे ये निकालना है कि वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है। कैन यू डिफाइन? यस सर। पहले इस वाले ट्राइंगल, जैसे ये देखो, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी है, तब ये फार्मूला था। लेकिन हमारे पास वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो कोई बात नहीं, हम लोग देखना भला शुरू कर रहे हैं, इसी का यूज करके कैसे करना है। सर लिख देंगे वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। अरे हाँ, ऐसा लिखा जा सकता है, पर ये माइनस बी हमने पढ़ाया था बेटा, जब बता रहे थे सदिशों के प्रकार, तो हमने बताया था कि वेक्टर में एक वेक्टर होता है नेगेटिव वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, ऋण सदिश, विपरीत सदिश। हाँ सर, याद आया, ऋण सदिश में क्या होता था, आपने कहा था कि सर अगर वेक्टर की डायरेक्शन बदल दो तो निगेटिव हो जाता, अगर मैग्नीट्यूड भर न चेंज हो। हाँ कैसे? अगर ये वेक्टर ए है और अगर इसमें से वही पैरेलल लिख दो और डायरेक्शन चेंज कर दो तो माइनस हो जाता है। याद आया? इसका मतलब है हम ये वेक्टर बी का क्या कर दें, बोलो डायरेक्शन चेंज कर दें, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, देखो कैसे, ये देखो तुम्हारा ये है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, इसको मिटा दूँ? नहीं, मिटा नहीं सकता, एक्चुअली डायग्राम का ही कमाल है। तो देखिए हम इसी का उपयोग करते हैं। देखो भला, वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी को जोड़ेंगे, ये मान लो, अब इसको समझ गए हैं, इसी का डायग्राम हम दोबारा बनाते हैं। ये है वेक्टर ए प्लस वेक्टर, बोलो, प्लस वेक्टर बी, पर वेक्टर बी को नहीं ऐड कर रहे हैं, किसको ऐड कर रहे हैं सर? माइनस वेक्टर बी को। तो कोई बात नहीं, देखो कैसे हम इसका माइनस करते हैं। ये है वेक्टर ए, यही है ना, तो ये सीरियस को समझना, जैसे ही डायरेक्शन चेंज कर देंगे, देखो इसके ठीक मेरे पास स्टिक है, आई कैन देख, इसके पैरेलल इतनी हम नीचे तक ड्रॉ कर देंगे। तो देखो यहाँ पर हमने, देखो देखते जाना, बोला ये था वेक्टर बी और इसके पैरेलल ये आ गया। बोलो समझदार बच्चे हो। ये देखो अगर मैं यहाँ पर लूँ, ये है तुम्हारा वेक्टर बी, तो ये नीचे आ गया, तो दिस इज माइनस वेक्टर बी। वाह क्या बात है। तो हमको ऐड करना है वेक्टर ए को माइनस वेक्टर बी से, इससे नहीं, तो इसलिए इसको इरेज किया। मेरी बात समझ गए? क्यों इरेज कर दिया? अरे ऊपर लिखा तो है वेक्टर बी, इसका निगेटिव ये लिख दिया। क्लियर? देखना कैसे तिकड़म बुद्धि लगाते हैं। अब हम देखो इसको उठा करके, इसको ध्यान दो, जितना ये आगे है हम आगे खींच सकते हैं। बस हमारा फायदा क्या है कि हम जितना मैग्नीट्यूड ये है आगे ले सकते हैं, डायरेक्शन ले सकते हैं। तो चलो शुरू करें, ध्यान देना वाला। जैसे है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं सर? ये हो गया वेक्टर ए, क्या हो गया बोलो? वेक्टर ए। और ये क्या हो गया बोलो सर? वेक्टर बी, लेकिन किस में? माइनस में। यहाँ लिख देते हैं वेक्टर बी माइनस में। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, ये भी वेक्टर ए रहेगा। देखो ये, अच्छा सर समझ में नहीं आ रहा बहुतों को, कोई बात नहीं। देखो हम इस डायग्राम कितना आ गया समझ में सर? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को, हम ये वेक्टर बी को ऐसा लिख दें, नीचे लिख देने से निगेटिव वेक्टर हो गया ना। अब इसका फायदा लेते हैं, तो कैसे लिखेंगे हम? इसी को इस तरह से बनाएंगे। तो क्या करेंगे? देखो ना, हमने कहा था वेक्टर ए और वेक्टर बी को जब इसको जोड़ते हैं तो इसके समांतर इसको खींचते हैं और बीच में डायगोनल जोड़ देते हैं। चलें, तो ध्यान देना भैया, समझ गए होंगे। तो कैसे करेंगे? जगह इसको तो मिटाना पड़ जाएगा, एक्चुअली मिटाना नहीं चाहते थे क्योंकि इसी को समझाना है, तो अभी हम इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, समझना। तो क्या करते हैं, इसके देखना, ये हो गया तुम्हारा वेक्टर ए, आइए उठ के यहाँ दो, ये मत समझना कि वो, चलो ये माइनस वेक्टर बी हो गया सर, ये आगे बढ़ा दिया बस। ओके, थोड़ा सा टेढ़ा है, वो देखो टेढ़ा है, यानी ये सर ऐसे है, ये हो गया माइनस वेक्टर बी। और ये ऊपर की ओर क्या था? स्टिक से था, खींच देते हैं तो गड़बड़ ना होगा। ये लाइन स्टिक से खींच देंगे तो बिल्कुल फिटम फिट हो जाएगा। यस, ये देखो ऊपर वाला थोड़ा लो, ऊपर वाला मिटाना पड़ेगा। समझदार हो, वीडियो पीछे पॉज करके तुम लोग देख लेना। मैं एक्चुअली मेरे पास जगह नहीं, इसलिए ऐसा करना पड़ा। ये बेटा देखो ध्यान से, तो ऊपर वाला वेक्टर बी था वो डायग्राम में, हमने क्या किया है, इसको माइनस कर लिया, ये एंगल थीटा है। तो मैं अगर कहूँ कि यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा हो, तो वेक्टर ए और
माइनस वेक्टर बी के बीच का कोण कितना होगा बताइए। सर बड़ा सिंपल सी बात है, आप छोटी बात पूछ दिए। ये टोटल लीनियर पेयर होता है। लीनियर पेयर क्या मतलब होता है कि एक ही रेखा पर दो संलग्न कोणों का योग। तो इसका कोण अगर थीटा है तो 100% नीचे वाला कोण 180 माइनस थीटा होगा। बहुत इसमें भी कंफ्यूज होंगे, सर 180 माइनस थीटा कैसे हो गया क्योंकि टोटल कोण 180 डिग्री होता है एक रेखा पर। तो अगर ऊपर थीटा है, ए और बी के बीच का एंगल, क्योंकि क्वेश्चन पीछे फार्मूले में था ना कि आर बराबर था √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो उसमें cos थीटा में थीटा ए और बी के बीच का एंगल है, जिसका मतलब ए और बी का हमको नहीं चाहिए, हमें ए और माइनस बी का चाहिए। इसको बता दूं रिलेटिव वेलोसिटी भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं आपेक्षिक वेग, यानी हम अभी इसको भी बताते हैं। क्लियर है? तो लो भैया फिर यहाँ लगाते हैं। अब इसका ये एक्चुअली इसका मदद भर ले रहे हैं। हमारा मेन डेरिवेशन है कि वेक्टर ए और वेक्टर माइनस वेक्टर बी को ऐड करना है। तो सर फिर इसके पैरेलल यहाँ ड्रॉ करोगे, कर लोगे ना? ये लो मेरे पास स्टिक है, मैं उसी तरह से बिल्कुल नकल करता हूँ इसी की। ये लो इसके पैरेलल यहाँ ड्रॉ किया भाई मेरे, ये लो इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया। पीछे यही बोले थे, देखो पीछे वाले वीडियो में थोड़ा सा पीछे सरकाइए, यहाँ पर 2 वेक्टर का ऐड किए थे, उसके पैरेलल खींचे थे और इसके पैरेलल यहाँ ड्रॉ कर दिए। ये देखो इसके पैरेलल यहाँ ड्रॉ कर दिया। याद आया, गुड। और फिर उसका नाम दिए थे, याद है? जैसे इसका नाम O था, इसका P था, इसका अपनी मर्जी से Q है, इसका मान लो दे दिया S दे दिया। फिर क्या था? जो डायगोनल है, हिंदी में विकर्ण, वही परिणामी है। ये है डायगोनल, देख बेटा ये है क्या बोलो? डायगोनल। तो यानी विकर्ण, यही है परिणामी, यानी तुम्हारा R यही है, ये है R, यही है a माइनस बी। क्लियर हो गया मेरी बात समझ में? मुझे इसी का पता लगाना है। और फिर पीछे वाले डायग्राम देखो, तो मैंने बोला था वेक्टर R वह वेक्टर ए के बीच का कोण, याद करो अल्फा माने थे, याद आया? हाँ, तो आर ये है, ये वाला कोण हो गया तुम्हारा अल्फा और ये आर हो गया। तो वेक्टर आर और वेक्टर ए के बीच के कोण अल्फा हो गया। थोड़ा थोड़ा पीछे चित्र में खिसकाइए ए और प्लस बी के में, और इसको देखिए समझ में आएगा। तो ये डायग्राम हो गया किसका बोलो? जब निगेटिव वेक्टर है। तो मैं बोल रहा हूँ निगेटिव वेक्टर होता नहीं, ऋण सदिश होता नहीं, इसको बनाना पड़ता है। अच्छा, फिर इसके लिए जो सूत्र होगा, तो ये सूत्र बदल जाएगा। तो यानी इनका जो परिणामी का परिमाण होगा, परिमाण को इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। यानी यहाँ जो परिमाण होगा R बराबर, फार्मूला चेंज हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? a² + b² + 2ab cos थीटा की जगह पर कितना यूज करोगे? लिखा है सर 180 माइनस थीटा हो जाएगा। मेरी बात चढ़ी किसी को? यस हुई, क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर माइनस वेक्टर बी के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा, ये लिख भी दिया मैंने। वेक्टर ए और वेक्टर ए, अगर अच्छे से न दिख रहा होगा तो आप लोग समझ लीजिए, आवाज़ जा रही होगी सुनना। वेक्टर ए और वेक्टर बी नहीं लिखा है, वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच के कोण 180 माइनस थीटा है, सुनाई दे रहा होगा। अब देखो, तो आप सब पढ़े हो cos 180 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होती है? याद नहीं आ रहा है? याद करो, याद नहीं आ रहा है तो चलो याद दिलाते हैं। बहुत गड़बड़ है यार। ये होता है 90 तक, ये 90 कितना बोलो? 180, यानी यहाँ कहीं पर है। तो ये फार्मूला ASTC है, मतलब यहाँ सिर्फ साइन धन में होता है, साइन का इन्वर्स कॉसेक धन में होता है। तो cos 100% माइनस में हो जाएगा। और दूसरा 180 पढ़ा है तो फेस नहीं बदलता। फेस का मतलब हमने बताया था cos में रहता है, यानी a² + b² माइनस हो जाएगा 2ab cos थीटा। अच्छा, मतलब तुम लोग समझ गए, cos 180 माइनस थीटा बराबर बेटा माइनस cos थीटा होता है। ASTC से रूल है ना? ASTC क्या है सर? AST मतलब ऑल, इसमें सभी भी टी रेशियो, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सभी धनात्मक होते हैं। यहाँ 90 से प्लस 180 से माइनस में सिर्फ साइन, और साइन का इन्वर्स बोले तो कॉसेक धन में होता है। यहाँ 180 प्लस और 270 माइनस है, सिर्फ tan धनात्मक होता है, और tan को उल्टा कॉट। यहाँ 270 प्लस और 360 माइनस थीटा में कॉस और
सेक धनात्मक होता है, बाकी सब ऋण में होते हैं। समझ में आया? यहाँ सभी धनात्मक, इसमें साइन साइन का उल्टा, टैन टैन का उल्टा, कॉस कॉस का उल्टा धन में होता है। समझ में आया? एक बात और ध्यान देना, जहाँ 180 का पहाड़ा दिखे उसमें चेहरा नहीं बदलता, चेहरा नहीं बदलता कि साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा। मतलब जैसे साइन मान लो 180 माइनस थीटा है, तो आप सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया तो साइन ही है तो पॉजिटिव ही होगा, और चेहरा नहीं बदला, मतलब साइन साइन में ही आ गया। देखो साइन साइन में आ गया। हाँ, इसी में अगर तुम्हारा कॉस 180 माइनस थीटा होता ना, तो चूंकि सेकंड वाले में सिर्फ साइन धन में होता है इसलिए माइनस में आएगा और चेहरा नहीं बदलेगा, कॉस कॉस में रहेगा। सुन लिया? तो इसीलिए देखो कॉस 180 माइनस थीटा किस में आ गया? माइनस कॉस थीटा हो गया। अगर यही कहते सर टैन के साथ, हाँ टैन अगर 180 माइनस थीटा होता ना बेटा, तो चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो माइनस में आएगा और साइन के अलावा, और टैन 180 है इसलिए चेहरा नहीं बदलेगा, यानी टैन का टैन ही रहेगा। क्लियर है? तो ये फार्मूला आपको समझना है। और ऐसे 180 पहाड़ा जैसे 360 में भी चेहरा नहीं बदलेगा, ध्यान देना, इसमें भी नहीं बदलेगा। और जहाँ जैसे 270 है, 90 है, चेहरा बदल जाएगा। चेहरा का मतलब अगर कहीं एग्जाम्पल के लिए ऐसा होता साइन 90 प्लस थीटा, तो ये चेहरा बदल जाता, साइन किस में चला जाता? कॉस थीटा में। सुनाई दिया? आई थिंक समझिए। अगर यही मान लो साइन 270 प्लस थीटा है, और 270 प्लस थीटा है यानी इसमें आ गया, तो इसमें साइन नहीं पॉजिटिव होता, कॉस, इसलिए माइनस हो गया और साइन बदल जाएगा कॉस थीटा में। देखो चेहरा बदल गया, साइन कॉस में हो गया और माइनस में हो गया, क्योंकि 270 वाले में सिर्फ कॉस धनात्मक होता है, तो ये कॉस नहीं है साइन, इसलिए ऋण में आ गया। थोड़ी थोड़ी वीडियो को ऐसे पॉज कर लीजिएगा, समझिएगा। और यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ काम था इसलिए यूज कर लिया। इसको मिटा देते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। हाँ, तो देख बेटा, हम लोग जो मुद्दे की चर्चा कर रहे थे, हमने कहा दो सदिशों का व्यवकलन। व्यवकलन मतलब ऋणात्मक कैसे होता है? a माइनस बी होता है सर, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। पर ऋणात्मक तो आपने पढ़ाया था है नहीं, तो मैंने प्लस बना दिया, माइनस भी लगा दिया। इसका मतलब वेक्टर बी का ऋण विपरीत दिशा ले लिया तो माइनस में आ गया। किस में आ गया बोलो? माइनस में आ गया। इनको उठा के यहाँ पुट कर दिए। देखो ए को थोड़ा आगे बढ़ा दिया, बी को ही रख दिया। अब देखो सर दोनों की दिशा विपरीत हो गई, समझो, दो अलग अलग डायरेक्शन में हो गए तो त्रिभुज नियम नहीं लगता, चतुर्भुज लगता है। तो चतुर्भुज लगाने के लिए इसके समांतर इसको खींचा, इसके समांतर इसको खींचा। अब ए और बी के बीच का गुण अगर थीटा है तो 100% ये वाला 180 माइनस थीटा होगा, यानी वेक्टर ए और वेक्टर माइनस वेक्टर बी के बीच का गुण 180 माइनस थीटा हो गया। मैंने फार्मूले में 180 माइनस थीटा लिख दिया, कॉस 180 माइनस थीटा सर माइनस कॉस थीटा होता है, यहाँ पुट कर दिया, यानी ये फार्मूला आपको याद हो जाए। ये नया फार्मूला है, नया फार्मूला है कब? जब दो सदिश एक दूसरे में ऐसे हों, राइट है, व्यवकलन बारे में। इसका उपयोग और भी करवाते हैं, अभी समझाते हैं। अच्छा, क्या सर दिशा भी बदल जाएगी? हाँ बिल्कुल बदल जाएगी। देखो इसको अभी इसी में काम चला लेते हैं। बेटा दिशा होता, यहाँ लिख देते हैं, कहीं लिख देते हैं इसकी जगह। अब इसको समझ गए होगे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, ये तो समझ गए होगे। इसको इरेज करते हैं, दिशा बताते हैं। बेटा अगर यही दिशा होता तो दिशा के लिए सर फार्मूला क्या था? सर था tan अल्फा बराबर, अब बहुत सुस्त प्राणी लोग जो है बैठे होंगे ना बेटा ना, कुछ अच्छा करना है तो देखो b साइन थीटा, थीटा नहीं रहा, क्या हो गया 180 माइनस, और यहाँ पर a प्लस b कॉस, बोलो कौन सा? 180 माइनस। देखो देखो थीटा की जगह पे 180 माइनस। अभी मैंने बताया, तुम लोग समझता हूँ कि आशा करता हूँ कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा, बताइए। गंदी बात अगर नहीं बनेगा तो फिर तुम लोग कुछ नहीं पढ़ पाओगे। साइन 180 माइनस थीटा कितना होगा? सुनाई नहीं दे रहा है, सुस्त बच्चे बैठे हो। अरे भाई फिर से चलना पड़ेगा। ए एस, यहाँ पर साइन साइन में ही रहेगा, साइन साइन में ही रहेगा, नो चेंज। यहाँ पर ए, लेकिन ये चेंज हो जाता है, कॉस तुम्हारा माइनस होगा, तो यानी माइनस बी कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये तब था, ये लो समझिए। तो ये फार्मूला आप सबको आई थिंक याद हो गया, बोलो बन जाएगा कब? जब व्यवकलन का चर्चा होगा, व्यवकलन होता नहीं। अच्छा ये बात समझ में आई, आ गई होगी। इसका उपयोग बेटा आगे जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, है ना, 2 डायमेंशन, द्विविमीय गति। द्विविमीय गति में आप लोगों को बता दूं प्रोजेक्टाइल मोशन है, हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेप्य गति, उस दौरान भी उपयोग किया जाता है। सुनाई दिया? जैसे मान लो कि कोई एक व्यक्ति साइकिल चला रहा है पूर्व की ओर और वर्षा की बूंदें आ रही है, मान लो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, तब के लिए गणित लगती है, समझो ना। इसको मिटाते हैं, देखो समझाते हैं, इस पर भी एक सवाल बताते हैं। सवाल क्या, कॉन्सेप्ट पकड़ो, अपने आप समझ में आ जाएगा, राइट। इसको मिटा दें, यस मिटा देता हूँ। इसको भी मिटा देता हूँ।
देखा समांतर चतुर्भुज के नियम का उपयोग कितना फायदा है। देखो समांतर चतुर्भुज के नियम बताना इसीलिए बहुत जरूरी था। सर परिणामी का सूत्र फिर लगभग वही रहता है, पर समस्या ये वाला फार्मूला तब होगा जब एक सदिश दूसरे के विपरीत हो, मतलब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हो, राइट है। अभी 2 मिनट पहले इसका यूज किए थे कि बीच में माइनस था, याद आया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी कराए थे। तो तुम लोगों को एक सिंपल, मान लो हम सवाल नहीं करा रहे हैं, बता रहे हैं कि मान लो एग्जाम्पल के लिए एक आदमी जो है पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम, ये पूर्व है और ये आपको मालूम होना चाहिए पश्चिम है, सपोज है कर रहा हूँ, है ना। अंग्रेजी में समझ गए, ईस्ट टू वेस्ट जो है एक महिला है, लेट है ना 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल चला रही है, कुछ भी सवाल है मान लो, और उसी दौरान जो है ये मान लो वुमेन है, वुमेन उसकी स्पीड है ना, और सपोज पानी गिर रहा है, ये लो पानी गिर रहा है, तो पानी गिर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये लो ये नीचे तक आएगा। आई होप समझ गए, ये हो गया बरसात की बूंदे, रेन, रेन आर फार है ना, रेन, रेन मतलब वर्षा। अब देखो 2 सदिश हो गया, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। अब ये सवाल है कि सपोज महिला बरसात से बचना चाहती है, शी वांट टू सेव फ्रॉम द रेन, हाउ कैन शी प्रोटेक्ट, हाउ कैन शी प्रोटेक्ट, तो उसको प्रोटेक्ट होने के लिए उसके पास छाता है सपोज, तो छाता का ऐसे लगाएगी, ऐसे लगाएगी, ऐसे लगाएगी, ऐसे लगाएगी, किधर लगाएगी, तो आप बचा सकते हो। हाँ सर बता सकते हैं, बस हमको ये चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ पर मान लो, यहाँ पर भी देखो समझो, अगर एक का वेग मान लो va, एक का वेग मान लो vb, लेट va एंड vb, इसको समझाते हैं। तो 2 सदिशों का अगर आपेक्षिक वेग निकालो, क्या निकालो, आपेक्षिक वेग, मान लो इसको हम नाम दे दो VAB, क्या दे दो, तो VAB बराबर होगा वेक्टर VA माइनस वेक्टर V, ये सूत्र होता है। आपेक्षिक को अंग्रेजी बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, ए जा रहा है बी के रिस्पेक्ट में, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ए की वेलोसिटी पूछ रहा है बी के रिस्पेक्ट में, मतलब जैसे तुम जा रहे हो, तुम्हारे बगल में कोई और जा रहा है, तो उसके तुलना में तुम्हारी स्पीड क्या है, आगे पीछे क्या है, तो उसमें फार्मूला होता माइनस। एक ध्यान देना, जो इसमें ऐसे कंडीशन में समझाना थोड़ा सा पड़ेगा। तो अगर ऐसे में वो जा रही है तो वर्षा के सापेक्ष उसके साइकिल की स्पीड क्या होगी, तो वर्षा के सापेक्ष उसकी साइकिल की स्पीड हो गई, तो यहाँ पर हो जाएगा मान लो VRW, VRW, आर फॉर रेन, वर्षा यानी रेन के सापेक्ष वुमेन की स्पीड, यहाँ पर ध्यान देना, तो क्या हो जाएगा सर, हो जाएगा VR माइनस VW। अच्छा बहुतों को समझ में नहीं आ रहा होगा, क्या पढ़ा रहे हैं, ये आपेक्षिक वेग है, सवाल यही है कि आपको समझना है बेटा। तो ये मेन हमको मुद्दा ये नहीं है, हमको समझाना है ऋणात्मक व्यवकलन कैसे होता है, घटाया कैसे जाता है। लेकिन इस सवाल में देखो ना, ये इसकी दिशा आगे है, इस चित्र को हम ऐसे कर सकते हैं, ये देखो ऐसे कर सकते हैं, ये वुमेन हो गई, और आई थिंक समझना ये वुमेन हो गई, और सपोज ये बरसात हो गई, क्या हो गया बोलो, बरसात, तो ये हो गया, इसको आगे बढ़ा देते हैं, ये लो भी वुमेन, और ये हो गई बोलो VR। तो कैसे करेंगे सर, वही बात हो गई, इनके बीच का ऋणात्मक सदिश होगा, तो हम इसके समांतर यहाँ खींचेंगे, इसके समांतर खींचेंगे, ये परिणामी होगा, क्लियर है। तो जो परिणामी होगा तो इसमें ये जो होगा, ये छाता ऐसे लगा के रखेंगे तब बचेगी। इसका मतलब ये है कि किधर है, पूर्व से पश्चिम जा रही, यानी वो पश्चिम की ओर, बोलो किधर, पश्चिम की ओर अपना छाता लगाएगी और बच जाएगी। तो फार्मूला क्या होगा, फार्मूला ये होगा tan अल्फा बराबर B sin थीटा अपन A माइनस B cos थीटा, ये फार्मूला लगा लोगे, क्लियर है। अब समस्या ये है कि यहाँ पर कोण कितना है, बोलो कोण दिया है 90 डिग्री, कोण कितना है, तो थीटा की जगह पे 90 रख देना, रख लोगे, हाँ सर रख लेंगे। तो देखो दिखा देते हैं, सवाल नहीं बता रहा हूँ मैं, एक स्टेप समझा रहा हूँ। तो B साइन हो जाएगा 90 और डिवाइड में A माइनस B cos 90, तो ये साइन 90 की वैल्यू बन, तो B अपान A बचेगा, ये 0 हो गया, तो इस फार्मूले B अपान A होगा, परस्पर नंबर। तो देखा, ये फार्मूला होता है, इस तरह से सवाल लगाते हैं। तो जब ऐसी बरसात की बूंदों, साइकिल, ट्रेन या शांत जल में ऐसा हो, तब हमारे पास समांतर चतुर्भुज के अलावा कोई तरीका नहीं है बेटा। आप सोचो कि उसमें अगर हम त्रिभुज लगाएंगे तो संभव नहीं है, मेरी बात समझ में आ रहा है। उसके लिए कौन सा लगेगा, समांतर चतुर्भुज का नियम। और एक जगह जब एक गाड़ी चला रहा है, दूसरा गाड़ी चला रहा है, एक की तुलना में दूसरे का वेग देखा जाए, उसे कहते हैं, बोलो आपेक्षिक वेग, उसे आपेक्षिक वेग कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी।
तो रिलेटिव वेलोसिटी में दो सदिशों के बीच का अंतर निकाला जाता है। तो ऐसे कंडीशन को आप भी कैलकुलेट करने के लिए व्यवकलन लगाना पड़ता है और सूत्र ही लगेगा। मतलब 2-3 जगह पर आप लोगों ने नोटिस किया। अब इसका उपयोग करते हैं। चलिए इरेज करें। मेरी बात लगता है अच्छे से बहुत सारे बच्चे लोग समझ रहे होंगे। कहाँ कहाँ होगा समांतर चतुर्भुज का नियम? सर व्यवकलन में। कहाँ होगा बोलो? व्यवकलन में, जहाँ पर त्रिभुज का नियम नहीं लग सकता। ठीक है, जहाँ बरसात की बूंदों वाले सवाल होगी वहाँ पर भी लगेगा समांतर चतुर्भुज का नियम। एक बात, जहाँ दो सदिश एक दूसरे की विपरीत दिशा में होंगी, बोलो, है ना, विपरीत नहीं मतलब अलग अलग दिशाएं में होंगी, तो भी लगेगा कौन सा नियम? बोलो सर, समांतर चतुर्भुज का नियम, है ना। लेकिन अगर एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, तब जो है नहीं लगेगा। मेरी बात समझ में आई थिंक समझ में आ रहा होगा भाई। तो सवालों को लेकर के और आगे चलते हैं। ये रहा सवाल नंबर नेक्स्ट, है ना। आपको व्यवकलन से संबंधित फिर से सवाल करवा रहे हैं। एक सवाल है नेक्स्ट कि कोई कण एक समान वृत्तिगत कर रहा है। सपोज अ पार्टिकल इज मूविंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो 1/4 चक्कर के पश्चात उसके वेग में क्या परिवर्तन होगा? व्हाट इज चेंज इन इट्स वेलोसिटी आफ्टर 1/4 ऑफ रोटेशन। ठीक है, एक चक्कर के बाद वो पूछ रहा है कि उसके वेग में परिवर्तन क्या होगा। तो बेटा पहली बात तो आप समझो कि वृत्तिगत कर रहा है। ठीक है, वृत्तीय गति कर रहा है। तो मान लो हम सपोज करें कि ये एक वृत्त है ना, एक रास्ता है जो वृत्ताकार है। हो सकता है अच्छे से ना बनाओ तो आप लोग समझिएगा कि एक वृत्ताकार रास्ता है और इस रास्ते पर सपोज कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। हाँ यार, सर्कुलर वृत्तिगत कर रहा है। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट है ए। इस पॉइंट ए से वो चलना शुरू करता है। तो देखो बेटा, सवाल में अगर एक समान गति कर रहा है तो वेग का परिमाण तो समान होगा, पर दिशा अलग अलग होने के कारण यहाँ वेक्टर v1 लिखना पड़ेगा। शब्दों को ध्यान देना। मान लेते हैं कि कण ए से चलना प्रारंभ करता है और उसका वेग है वेक्टर v1। समझना, ये वेक्टर बनाता हूँ, थोड़ा सा तीर का चिन्ह इधर उधर हो जाता है, समझना। फिर 1/4, भाई आप लोग समझते होंगे 1/4 क्या होता है, ना समझते हो तो हम समझाते हैं। ये आधा हो गया, ये लो, आई थिंक समझ गए। तो ये 1/4 1/4 1/4 1/4, तो मतलब 100% ए के बाद वो यहाँ कहीं पर कण पहुँच गया, कण बी पर पहुँच गया। 1/4 के बाद यहाँ पर पहुँच गया। अब वहाँ पहुँचेगा तो सपोज ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इसका मतलब है इसका वेग यहाँ पर हो गया। ये लो, आइए, दिस इज व्हाट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर v2। समझिएगा, शब्दों को समझिएगा। देखो बेटा, यहाँ पर अक्सर लोग गलत समझते हैं। एक समान वृत्तिगत कर रहा है। एक समान का मतलब है, पहले तो हल में लिखोगे कि माना लेट, है ना, कण बिंदु ए से, कण बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है, प्रारंभ करता है। लेट पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए विथ वेलोसिटी v1। जहाँ उसका वेग क्या है? उसका वेग v1 है। जहाँ उसका वेग v1 है, वेयर इट्स वेलोसिटी इज वेक्टर v1। 1/4 के बाद, 1/4 चक्कर के बाद वह बिंदु B पर पहुंच जाता है, B पर पहुंच जाता है, जहां उसका वेग वेक्टर v2 हो जाता है। थोड़ी राइटिंग घिना ही है, तो आप लोग ये ना सोच रहे हैं सर बहुत घिना घिना लिखते हैं। मेरा पढ़ाने का मतलब समझिएगा। ओके, तो लेट अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एट पॉइंट ए विथ वेलोसिटी वेक्टर v1 आफ्टर 1/4 मोशन इट रीचेस एट पॉइंट बी एंड इट्स वेलोसिटी इज वेक्टर v2। लेकिन प्रश्नानुसार यहाँ लिखा है एक समान। एक समान का मतलब है वेक्टर v1 का मैग्नीट्यूड वेक्टर v2 के मैग्नीट्यूड के बराबर है, या लिया कि दोनों बराबर है, समान परिमाण के। मतलब जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब अगर 2 मीटर पर सेकंड से यहाँ भी चल रहा है तो 2 मीटर पर सेकंड से यहाँ भी चल रहा है। तो सर ये एरो का साइन लगाने की क्या पीछे रीजन है? तो शुरुआत में देखिएगा, हमने पढ़ाया है कि जब एक विमी गति होती है तब दिशा नहीं बताना पड़ता,
लेकिन द्विविमीय त्रिविमीय में दिशा बताना पड़ता है, इसलिए वेग की दिशा बदल गई, परिमाण भले नहीं बदला। अब वेग सदिश राशि है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है और किसी वेक्टर क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों का रोल है। अगर मैग्नीट्यूड बदल गया तो भी बदला माना जाएगा, डायरेक्शन बदल गया तो भी बदला माना जा सकता है। आर यू गेटिंग? कोई दो में एक बदले तो बदलना माना सकता है। तो अगर परिमाण नहीं बदल रहा है लेकिन दिशा बदल रहा है तो इसका मतलब वेग बदल रहा है, यानी त्वरित गति है। परिमाण नहीं बदला इसलिए देखो मैंने मॉड लगा दिया, दोनों बराबर भी है, ये प्रश्न में दिया है, दिस इज गिवन। अब यहाँ पर पीछे बगल में बोलोगे सर माना लिख दे, क्योंकि इन दोनों का कुछ वैल्यू भी मान लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पूछ रहा है 1/4 चक्कर के पश्चात उसके वेग में परिवर्तन क्या होगा, व्हाट इज चेंज इट्स वेलोसिटी आफ्टर 1/4। तो अगर मैं इसको उठा के अलग से डायग्राम बनाऊं, ये तो तुम लोगों ने लिख लिया, अगर इसको उठा के अलग से डायग्राम बनाऊं, ये देखो ए, यस इसकी वेलोसिटी हो गई, जगह नहीं है मिटाना पड़ेगा, ये लिख चुके, ये लिख लेना, वीडियो पॉज करके लिख लेना, क्योंकि जगह नहीं है तो हमको कहीं ना कहीं तो लिखना पड़ेगा। तो देखो बेटा प्लीज़ कंसंट्रेट होइए, ये हो गया मान लो एक, है ना, देख बेटा यहाँ पर लिया तुम्हारा, ये हो गया सपोज नाम है वेक्टर V1, ये देखो हम उठा के यहाँ रख सकते हैं, इट्स माय, ये वेक्टर का फायदा है, क्या फ़ायदा है कि हम सेम परिमाण का, सेम मैग्नीट्यूड का और डायरेक्शन सेम लेकर के हम उसके समांतर खींच सकते हैं। तो समांतर खींच दी और इसको भी उठा के ऐसे समांतर खींच दी। देखो ये लो तुम्हारा हो गया, बोलो वेक्टर V2, दिख गया? यस सर। देखो दोनों सदिश अलग अलग दिशा में, और जहाँ अलग अलग सदिश हो जाता है तो त्रिभुज नहीं समांतर चतुर्भुज लगता है। आर यू गेटिंग? पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर लॉ पैराग्राम बहुत काम का है, समझ में आया? तो इसका मतलब है इनके बीच का कोण तो हो गया, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन पता लगाने के लिए हमने रूल बताया। कोई बात नहीं, हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, हम सर इसको पीछे ला देंगे। क्या ला देंगे? तो ये तुम्हारा वेक्टर V1 है, तो दिस इज व्हाट माइनस वेक्टर V1। क्लियर हो गया? फिर क्या इसके समांतर यहाँ ड्रॉ कर देंगे और इसके समांतर यहाँ ड्रॉ कर देंगे। कैन यू डू? यस सर। और ये जो होगा रिजल्टेंट होगा, दिस इज व्हाट, यस सर, डायगोनल इज रिजल्टेंट, ये होगा डायगोनल, यानी परिणामी होगा वेक्टर V। इस क्लियर? यस। अब कोण 90 डिग्री है, ये है कोण 90 डिग्री है, तो ये हो गया इसका फार्मूला डेरिवेशन। और फार्मूला हो गया बेटा R बराबर, याद करो, अंडर रूट, क्या पढ़ा अभी 2 मिनट पहले सर, a² + b² - 2ab cos थीटा, यही फार्मूला था। यस सर। से थीटा हो गया 90, तो यहाँ cos 90 रखोगे तो ये सब 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है फार्मूला हो जाएगा a² + b², क्योंकि थीटा की वैल्यू आपने कितना बताया? 90। हाँ, ए के प्लेस में तो आपने V1 लिखा है, बी के प्लेस में V2 लिखा, कोई बात नहीं, जो लिखा वही लिखेंगे। तो यहाँ ए के जगह पे ये सूत्र यूज करे थे, ए की जगह पे तुम्हारा V1 है, बी की जगह पे V2 है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी जो रिजल्टेंट भी है, मान लो हम रिजल्टेंट को RA ले लें, कार्ड टेंशन है, तो ये देखो ए की जगह पे V, बी की जगह पे V² कितने V²? 2 टाइम्स, इसका मतलब अंडर रूट 2V²। इस क्लियर? तो V² बाहर आ जाएगा, तो V√2 इज द आंसर। कितना सरल था, तो आई थिंक समझ में आ गया। V√2 इज द रिजल्टेंट, तो उसके वेग में परिवर्तन क्या होगा? व्हाट इज चेंज इन इट्स वेलोसिटी, ये होगा V√2। माइंडेड? आई थिंक बन जाएगा, और डायरेक्शन ही हो गई, ठीक है। यानी अगर ये 1/4 चक्कर चल रहा है तो इसके वेग में परिवर्तन की दिशा ही होगी। दिशा नहीं पूछा इसलिए कोई ज़रूरत नहीं। तो इस तरह से इसमें सवाल है। इसके अगले पार्ट का वीडियो आप लोग इंतज़ार कीजिए, और आप लोगों को मैं आशा करता हूँ बन जाएगा, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम।